गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 15 में, आज का टॉपिक है व्यापार घाटा। देखिए, व्यापार घाटा जो बताया जाता है, व्यापार का शाब्दिक अर्थ हम भली भांति जानते हैं। जो व्यापार है, व्यापार का अर्थ होता है वस्तुओं का आयात निर्यात करना या वस्तुओं का आदान प्रदान करना, व्यापार कहलाता है। और हमने 6th क्लास में पढ़ा भी होगा, व्यापार 3 प्रकार का होता है, जिसमें स्थानीय व्यापार, राष्ट्रीय व्यापार और विदेशी व्यापार होते हैं। हमने पढ़ा है कि स्थानीय, राष्ट्रीय और विदेशी, लेकिन ये भी हमने जाना है कि व्यापार के 2 घटक होते हैं, आयात और निर्यात। यहाँ अर्थ दिया घाटा। घाटा का मतलब हानि, सभी हम जानते हैं घाटे का मतलब होता है हानि। अब यहाँ व्यापार घाटा कि वस्तुओं के आदान प्रदान करने में नुकसान होता है, हानि होती है। अब इससे संतुलित, जहाँ व्यापार में बताया गया है कि संतुलित और असंतुलित व्यापार होते हैं। संतुलित व्यापार तो उसे कहते हैं जब किसी आयातित वस्तुओं का मूल्य कम हो और निर्यातित वस्तुओं का मूल्य अधिक हो, तो वह संतुलित होता है, क्योंकि उसमें लाभ होता है व्यापार में। और इस व्यापार में जो व्यापार घाटा बता रहा है, ये हो रहा है असंतुलित। अब देखिए असंतुलित कैसे, कि जो आयातित वस्तुएं होती है उनका मूल्य तो अधिक होता है और निर्यातित वस्तुओं का मूल्य कम होता है, तो इससे हमें नुकसान होता है। इसको कहा गया है व्यापार घाटा। अब भली भांति हम जानते हैं कि हमारे देश में जो उत्पादन हुआ वो धीमी वृद्धि से हुआ और सार्वजनिक व्यय पर खर्चा अधिक किया गया और आज महंगाई बढ़ रही है, जिनका प्रमुख कारण है मुद्रास्फीति का बढ़ना, यानी महंगाई का बढ़ना। मुद्रास्फीति अपने आप में कहते हैं कि वस्तुओं की कीमत स्तर में सतत वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। कि आज हमारी अर्थव्यवस्था को ये वस्तुओं की कीमत बढ़ी है, इससे हमारी अर्थव्यवस्था झकझोर कर रख दिया है। कीमत अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान में वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा है, तो हमारी स्थितियां ऐसी है कि भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल बना हुआ है, जिसमें विदेशी मुद्रा भंडार बहुत कम हो गया है। हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं मिल रही है, क्योंकि हमारी वस्तुओं की कीमतों का जो मूल्य है वो अधिक से अधिक बढ़ता जा रहा है। किंतु 90 के दशक में कहते हैं कि हमारी भारत के पास मुश्किलें और भी बढ़ गई। लगभग 2 सप्ताह के आयात के लिए ही विदेशी मुद्रा शेष रह गई थी। इससे संबंधित ही यहाँ हमारे दिया गया है नेक्स्ट टॉपिक, भुगतान संतुलन। अब देखिए, भुगतान संतुलन है कि हम जो वस्तु खरीद रहे हैं उसके लिए हमारे पास धन भी होनी चाहिए। तो भुगतान संतुलन का शाब्दिक अर्थ है एक देश का शेष विश्व के साथ एक वर्ष में समस्त लेन देन का संक्षिप्त विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। जो भी लेन देन होती है, वस्तुएं आयात निर्यात होती है, उसको कहा जाता है भुगतान संतुलन। अब भुगतान संतुलन कहते हैं कि ये हमारे राजकोषीय असंतुलन और अर्थव्यवस्था की दोषपूर्ण संरचना के कारण भुगतान संतुलन के संकट की स्थितियां सुधारने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 1991 में आर्थिक सुधार लागू किए। हमने पढ़ाया है पीछे आपको कि हमारे यहाँ आर्थिक सुधार 3 तरह से किए गए थे, उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण। इन सबको हमने परिभाषित भी कर दिया है, इनकी विशेषताओं के बारे में भी बता दिया है और हमने विश्व बैंक के बारे में भी बता दिया है। अब देखिए, हमारे यहाँ भुगतान संतुलन जो है वो एक पारिभाषिक शब्द है, जिसके अंतर्गत एक वर्ष में जो लेन देन होता है किसी भी देश में, उस लेन देन को कहा गया है भुगतान संतुलन। कि आयातित वस्तुओं का मूल्य क्या था, निर्यातित वस्तुओं का मूल्य क्या हुआ। अगर हमें लाभ मिलता है तो उसको हम संतुलित व्यापार कहेंगे, संतुलित या व्यापार लाभ वाला कहेंगे। और अगर निर्यातित वस्तुओं का मूल्य कम है और आयातित का ज्यादा है, तो आयात ही आयात करेंगे, तो उसमें हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है, जिससे हमारे व्यापार में नुकसान होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया है हमारे
विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए विश्व व्यापार संगठन जिसको WTO के नाम से भी जाना जाता है। WTO कहते हैं कि WTO इसका अंग्रेजी शाब्दिक अर्थों में बताया गया है। WTO में प्रमुखतः इसकी एक विशेषता बताई गई है कि हमारे देश में इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 में की गई थी। 1 जनवरी 1995 में इसलिए क्योंकि भारत 1991 में या 1990 के दशक में इस में सम्मिलित हुआ वैश्वीकरण के द्वारा। तो 1 जनवरी 1995 में हमारी इस विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के साथ ही भारत इसका सदस्य बना और इसी के अनुरूप कार्य किए, समझौते हुए और उन समझौतों के द्वारा विचार विमर्श किया गया और भारत विदेशी व्यापार को करने लग गया। तो यह अपने सदस्य राष्ट्रों को व्यापार समझौता और विचार विमर्श के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान करता है। विश्व व्यापार संगठन विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार संबंधी विवादों के निपटारे का कार्य भी करता है। विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन पूरे देशों को मिलाकर के, लगभग हमारी दुनिया में 200 देश हैं, उनको मिलाकर के विश्व व्यापार संगठन का प्रमुख कार्य है व्यापार को आपस में सहयोग करना और लोगों की जरूरतों को पूरा करना। तो विश्व व्यापार संगठन अपने आप में एक महत्वपूर्ण संस्था का निर्माण हुआ। इस प्रकार जहां विश्व बैंक के द्वारा और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा और विश्व व्यापार संगठन के द्वारा लोगों की जरूरतों को पूरा किया जाने लगा। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है स्वदेशी की अवधारणा। देखिए स्वदेशी शब्द एक हमारे लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है। स्वदेशी, वैसे स्वदेशी शब्द का अर्थ कहते हैं स्वयं के देश का। अब स्वयं के देश का ये उसके लिए कहा गया है कि हमारे जब देश आजाद हुआ, आजादी के बाद में हमारे देश में जो वस्तुएं बनाई जाती थी तो कहते हैं कि अपने उद्योगों को ही प्राथमिकता दी गई। अपने उद्योगों के द्वारा किया गया कार्य और उनकी बनाई गई वस्तुओं को महत्वपूर्ण माना गया। क्यों? क्योंकि हम अपने उद्योगों को ही बनाई गई वस्तुओं को काम में लेंगे तो लोगों को अधिक से अधिक रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने से लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय जैसे लोगों को बढ़ेगी तो कहते हैं कि वो अंतिम वस्तुओं को काम में ज्यादा लेंगे और अंतिम वस्तुओं को काम में ज्यादा लेंगे तो उनकी हमारे देश की राष्ट्रीय आय अधिक से अधिक बढ़ेगी और जब देश की राष्ट्रीय आय बढ़ती है तो देश विकास करता है, देश आगे अग्रसर होता है और विकासशील श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब देखिए वैश्वीकरण को जैसे ही अपनाया तो अनेक विदेशी कंपनियां भारत में आकर के उत्पादन करने लग गई, यहाँ अधिक से अधिक पूंजी लगाने लग गई। इस प्रकार बदलते इस परिप्रेक्ष्य में हमारी भारतीय कंपनियां उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के लिए जो किया जाने लगा, हमारे समस्त स्वदेशी की अवधारणाओं को स्वयं के देश की कंपनियों तथा उद्योगों द्वारा देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं को अपनाए जाने तथा विदेशी कंपनियों द्वारा उत्पादित पर बल देती है। जैसे हमारे प्रमुख स्वदेशी कंपनियों के नाम हैं, जैसे टाटा है, गोदरेज, अमूल, हीरो, बजाज, पंतजलि, ये हमारी स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी फैक्ट्रियों के उदाहरण हैं जो भारत में स्वदेशी उत्पादों के रूप में अधिक से अधिक वस्तुओं को उत्पादित करती है, जिनसे हमारे अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि आज प्राथमिक क्षेत्र में लोग कम कार्य कर रहे हैं, द्वितीयक और तृतीयक में ही लोगों को रोजगार मिल रहा है। तो स्वदेशी अपने आप में ये जो भावना है, अपने मन की भावना, ये भावना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हुई। इस भावना के द्वारा हमारा स्वतंत्रता आंदोलन भी चला था, उसमें भी जोर दिया गया था कि स्वदेशी को अपनाओ, यानी स्वयं के देश की वस्तुओं को ही काम में लो ताकि उद्योग अधिक से अधिक विकसित हो। हमारी स्वतंत्रता आंदोलन में जब हमारे यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, तो घरेलू उद्योग धंधे से उन उद्योग धंधों को पुनर्जीवित करने के लिए एक रणनीति अपनाई और उस रणनीति को अपनाने वाला था महात्मा गांधी।
तो स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हमें महात्मा गांधी से मिलती है। महात्मा गांधी कहते हैं कि भारत स्वतंत्र व स्वशासित ही नहीं, गांधी जी का मत था, गांधी जी की कही हुई बात है कि भारत स्वतंत्र तथा स्वशासित ही नहीं, आत्मनिर्भर भी होना चाहिए कि हम जो वस्तुएं बना रहे हैं उन वस्तुओं के लिए हमें अधिक से अधिक अपने लाभ भी होना चाहिए, लोग उस कार्य पर आत्मनिर्भर भी हो सके। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से स्वदेशी की अवधारणा एक प्रभावशाली अवधारणा सिद्ध हुई और 1990 के दशक में सरकार ने लाभ प्राप्त करने के लिए विदेशी कंपनियों को इजाजत दे दी और विदेशी कंपनियां यहाँ पर पूंजी को विनिवेश करने लग गई। यहाँ दो शब्द आते हैं, निवेश और विनिवेश। देखिए, निवेश तो अपनी राष्ट्रीय कंपनी के द्वारा लगाया गया धन निवेश कहलाता है, किंतु विनिवेश कहा गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के द्वारा देश में लगाया गया धन विनिवेश कहलाता है। तो हम यहाँ जानेंगे आज वैश्वीकरण के द्वारा हमारे उद्योगों को अधिक से अधिक सबसे ज्यादा प्रमुखतः नुकसान हुआ है और इस नुकसान को अधिक से अधिक पूरा करने के लिए हमारी एक ही धारणा सिद्ध हुई कि हमें स्वदेशी को अपनाना चाहिए। तो हमारे वैश्वीकरण की इस प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योग धंधे बंद हो गए। क्यों? क्योंकि विदेशी कंपनियां आ गई, बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने यहाँ उत्पाद बनाना शुरू कर दिया, तो हमारे इस प्रकार बेरोजगारी की समस्या अधिक जटिल हो गई। बेरोजगार होते गए और बेरोजगारी की समस्या के कारण आज हमें ये कहा जाता है कि स्वदेशी को अपनाओ। तो ये भावनापूर्ण जोर पकड़ने लगी है कि हमें न्याय संगत वैश्वीकरण के लिए अधिक से अधिक अपने देश में वर्तमान में स्वदेशी को ही अपनाना चाहिए, यानी स्वयं के देश का जो भी उत्पाद है वो उत्पाद हमें अपनाना चाहिए। अब देखिए, वर्तमान समय में हमारे मन में राष्ट्रवादी भावना, राष्ट्रवाद का मतलब है कि हमारे देश में अपने मन में देशभक्ति होना, नागरिकों में समाहित 3 गुण भाषा, इतिहास और राजनीतिक संस्कृति से विशेष लगाव ही कहलाता है राष्ट्रवाद। तो यहाँ हमारे विचार जैसे राष्ट्रवाद के प्रति झुक गए तो हमारे मन में राष्ट्रवादी भावना आ गई और हम अपने समाज को सुदृढ़ करने के लिए स्वदेशी भावनाओं को अपनाने लग गए। इसीलिए हमारे टॉपिक दिया गया है स्वदेशी की अवधारणा। अतः हमें यह हमारे देशवासियों में देश के प्रति प्रेम और समर्पण की भावना उत्पन्न करता है। कौन? स्वदेशी। तो स्वदेशी से होने वाले कुछ लाभ दिए हैं यहाँ तुम्हारे। उन लाभों में बताया गया है कि स्वदेशी अपनाने से जिसमें आप बता सकता हूं, देखो आपको स्वदेशी अपनाने के लाभों में प्रमुखता दिया गया है। जैसे पहला टॉपिक जो दिया गया है कि हमारी स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने के कारण हमारी बेरोजगारी अधिक बढ़ी है। आप इस में देख सकते हैं जिसमें 10 पॉइंट दिए गए हैं। उन 10 पॉइंटों को लाभ के रूप में हमें करना है कि लाभ क्या क्या होते हैं। जैसे पहला लाभ दिया है भारतीय उद्योगों का निर्माण किया जाए जिससे भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ेगी और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त होगा। दूसरे में दिया है कि हमारे स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से देश के घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, इसलिए हमें अधिक से अधिक इनको अपनी जीडीपी और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। भारतीय कंपनियां विदेशी कंपनियों की तुलना में अधिक श्रमशील होती है, इस कारण से हमें मिलने पर भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना सुनिश्चित है। फिर है घरेलू उत्पाद बढ़ने से आयातों में कमी आएगी और हमारा खर्च जो है वो विदेशी मुद्रा खर्च नहीं करनी पड़ेगी। विदेशी कंपनियां लाभ और लाभांश के रूप में भारी धनराशि भारत से अपने देश में ले जा रही है, तो हमारे जो धन निष्क्रमण है वो रुक जाएगा, हमारा धन बाहर नहीं जाएगा। स्वदेशी को बढ़ावा मिलने से कहते हैं कि देश आत्मनिर्भर की ओर होगा और संकट की स्थिति में
देश बहुत सी बड़ी सुरक्षा कवच बढ़ती जाएगी। फिर दिया है घरेलू उत्पादन बढ़ने से सरकार को अपेक्षाकृत अधिक राजस्व प्राप्त होगा, और राजस्व प्राप्त होगा तो देश को लाभ प्राप्त होगा। इस प्रकार स्वदेशी कंपनियां, हमारी कार्य संस्कृति भी देश की परिस्थितियों के अनुकूल होती है। ये कंपनियां प्राकृतिक संसाधनों का सीमित उपयोग करती है। कुछ राष्ट्र भारत को सामान बेचकर अत्यधिक लाभ कमाते हैं। कुछ विदेशी देश ऐसे हैं जो प्रमुखतः लाभ कमा रहे हैं, हमारे यहाँ सामान बेच रहे हैं और उस लाभ को अधिक से अधिक कमाने के बाद में वह प्रमुखतः अपनी बचत को विदेशों में ले जा रहे हैं। अतः स्वदेशी उत्पादों को अपनाए जाने से राष्ट्रों पर दबाव उत्पन्न होगा, क्योंकि उनके पास पूंजी नहीं जाएगी भारत की। और लास्ट टॉपिक दिया है लाभ का कि स्वदेशी की भावना राष्ट्र प्रेम को बढ़ाती है। हम स्वयं के देश की वस्तुओं को खरीदेंगे तो हमारे में देशभक्ति की भावना आएगी। राष्ट्रवाद का मतलब है देशभक्ति, और देशभक्ति प्रमुखतः देश के हित में होती है, जिसमें 3 गुण होते हैं: भाषा, इतिहास और राजनीतिक संस्कृति को बढ़ावा मिलता है। अब देखिए, हमने समझा स्वदेशी का परिप्रेक्ष्य में हमने जाना कि हमारे उदारीकरण, भूमंडलीकरण और वैश्वीकरण के नाम पर देश के मानव प्राकृतिक संसाधनों का इस प्रकार शोषण नहीं होना चाहिए, और भविष्य में हमारे लिए कुछ भी शेष नहीं रहे। भारत की सभ्यता और संस्कृति में वैश्वीकरण की अवधारणा पहले से ही इस रूप में विद्यमान है, क्योंकि सारी दुनिया जानती है कि भारत, पूरी दुनिया एक परिवार है। भारत भी ये जानता है कि प्रमुखतः हमारी यहाँ बताया गया है पहला सुख निरोगी काया, जिसके अंतर्गत कि हमारे निरोगी एवं सुखी रहना चाहिए सभी लोग, और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारी ये संस्कृति की विशेषता रही है। और एक विशेषता है वसुदेव कुटुम्बकम। हमारी संस्कृति ये मानती है कि संपूर्ण पृथ्वी हमारा परिवार है। ऐसी हमारी विशेषता के तौर पर हमारा भारत अग्रसर हो रहा है। फिर दिया गया है कौशल विकास। अब देखिए, कौशल विकास महत्वपूर्ण है कि हमारे जो श्रम पूंजी जो कार्य करते हैं उसके अंतर्गत हमें ऐसा विकास करना है जिसमें अपने हाथ के कार्य को महत्वपूर्ण दिया गया है। कहते हैं कि जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और परीक्षण के द्वारा योग्यता, कौशल प्रदान कर दिया जाता है तो वह मानव पूंजी कहलाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात आती है मानव पूंजी। अब देखिए, मानव पूंजी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। मानव पूंजी को हम परिभाषित करेंगे कि जब श्रम को, श्रम यानी मेहनत, अगर हम मेहनत को शिक्षा में और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए कोई प्रशिक्षण लेते हैं या कोई योग्यता लेते हैं तो कौशल प्रदान कर दिया जाता है इस सारे प्रमुख कार्यों को, तो वह आगे जाकर के मानव पूंजी के रूप में काम करता है। तो मानव पूंजी अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है कि जब श्रम को शिक्षा, स्वास्थ्य और परीक्षण के द्वारा योग्यता तथा कौशल प्रदान किया जाए तो वह मानव पूंजी कहा जाता है। अब देखिए, कौशल योग्यता ज्ञान और अनुयुक्त मानवीय संसाधन है, जिसमें ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर ज्ञान नहीं है तो मानव कभी भी पूंजी नहीं कमा सकता। पूंजी वही कमाता है जिसमें प्रमुखतः शिक्षा भी हो और उसका स्वास्थ्य भी ठीक हो और उसको अच्छा कोई प्रशिक्षण मिले, कोई योग्यता प्राप्त करे, वही मानव पूंजी की श्रेणी में आता है। जैसे मान लो एक डॉक्टर है, इंजीनियर है, ये अधिक से अधिक शिक्षा अर्जित करके मानव पूंजी के रूप में धन जुटा सकते हैं। दूसरे शब्दों में देखिए, कौशल। कौशल शब्द अपने आप में एक महत्वपूर्ण शब्द है। कौशल, कौशल के रूप में अगर हम जाने तो कौशल को परिभाषित करेंगे कि किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। कोई भी कार्य है, उस कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की जो योग्यता और क्षमता होती है, उस क्षमता को कौशल कहा जाता है। तो पारिभाषिक तौर पर हमें इसको नोट्स में लिखना है
किसी कार्य को अधिक अच्छे तरीके से संपन्न करने की योग्यता और क्षमता को कौशल कहा जाता है। अब देखिए, कौशल विकास के लिए श्रम शक्ति को अधिक उत्पादक बनाया जा सकता है। कौशल को अधिक महत्वपूर्ण बनाने के लिए हमें श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, और श्रम करेंगे तो हमें रोजगार के अवसर अधिक से अधिक मिलेंगे, रोजगार ज्यादा से ज्यादा मिलेगा, और हमारी जो रोजगार करेंगे, रोजाना नियमित कार्य करेंगे तो हमारी गुणवत्ता बढ़ेगी, उस कार्य में हम धीरे धीरे पारंगत होंगे, अधिक से अधिक आगे बढ़ने की क्षमता आएगी और हम अधिक से अधिक पूंजी कमा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि कौशल उपलब्धता श्रम के लाभ, उत्पादनता, कल्याण का मूल्यवान निर्धारक है। आज हमारे भारत में लगभग 65% जनसंख्या, कितनी प्रतिशत? 65% जो बताया गया है वो इसी कार्य के अंतर्गत आती है, जो कौशल का काम करती है, जो विकास के रूप में हमारी अहम भूमिका निभाती है। अब देखिए, कौशल के विकास में आयु बताई गई है 15 से 64 वर्ष। कहते हैं 15 से 64 वर्ष की आयु के वर्ग के जो लोग हैं, 15 से 64 वाले जो काम कर रहे हैं वो कौशल विकास की आयु के अंतर्गत आते हैं, देश के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, इससे संबंधित ही। अन्यथा अहित होती है। कौशल विकास से व्यक्ति को योग्यता की उत्पादकता और जीवन के प्रति गुणवत्ता में वृद्धि होती है। किंतु कौशल की इस महत्वता को देखते हुए कहते हैं कौशल का आज महत्व बढ़ गया है और इसे भारत जैसे श्रम प्रधान देश में कौशल विकास पर ध्यान दिए जाने की नितांत आवश्यकता हुई, क्योंकि भारत विकासशील है, भारत विकास कर रहा है। तो हम जानते हैं भारत विकासशील है। अब विकासशील के लिए किसी न किसी प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। विकासशील अर्थव्यवस्था है भारत की, और अर्थव्यवस्था के कारण हमें आगे से आगे बढ़ने के लिए इसको काम को करना है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासशील बनाने के लिए हमारे देश की प्रगति में कौशल विकास के इस विशेष महत्व को समझाते हुए भारत सरकार ने एक दिवस शुरू किया गया है, जिसको विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर 15 जुलाई 2015 को हमारे राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रारंभ किया गया। इस मिशन के मुख्य व्यक्ति थे श्रीमान माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। अब देखिए, नरेंद्र मोदी ने जब विश्व युवा कौशल दिवस के दिन 15 जुलाई 2015 को इसको महत्वपूर्ण माना और भारत के विकास में अहम भूमिका के लिए इसको प्रोत्साहित किया गया है कि हमें कौशल विकास को बढ़ाना है, जिससे देश को अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त हो। अब देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात हमारा यह प्रथम अवसर है कि कौशल विकास के माध्यम से हमें युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा गठन किया गया। पहली बार आजादी के बाद में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए हमारे मंत्रालय में इसका विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा लोगों को रोजगार योग्य बनाने के लिए युवाओं को मुफ्त में बिना किसी शुल्क के प्रमुखतः आगे से आगे उनको प्रशिक्षण देना प्रारंभ किया। तो देखिए, हमारी सरकार की पहल है, भारत सरकार की एक ऐसी पहल जिसमें अनेक प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा पाठ्यक्रमों की सहायता से युवाओं को कौशल प्रदान किया जा रहा है। युवा अधिक से अधिक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और अकेले प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत लाखों लोगों ने अपने जीवन को समृद्ध बनाया है और वे अधिक से अधिक दक्षता हासिल प्राप्त किए। तो वर्तमान में देखा जाए तो हमारी सरकार ऐसे बहुत से उपाय कर रही है कौशल विकास के बारे में। अनेक जन कल्याणकारी उपायों के द्वारा हमारे ये कहा जा सकता है कि राष्ट्र की सफलता सदैव वहां की मानव शक्ति की सफलता पर निर्भर करती है। कि कोई भी राष्ट्र प्रगति करेगा, तरक्की करेगा, तो वहां की मानव शक्ति पर निर्भर करता है। मानव शक्ति जितनी सफल होगी
वो उतना ही देश विकास करता है। तो इस प्रकार कौशल विकास से भारत की मानव शक्ति को बहुत से लाभ हुए हैं और अवसर भी प्राप्त होंगे। आने वाले समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा कौशल विकास के लिए युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा और अधिक से अधिक लोगों को हाथ के कार्य से संबंधित युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा, जिनसे वे अपने अधिक से अधिक मानव पूंजी की ओर अग्रसर होंगे। तो इस प्रकार भारत का प्रत्येक नागरिक संपन्न होगा और सम्मान से युक्त जीवन जीने में आगे सक्षम होगा, जिससे हमारा देश विकास की ओर बढ़ेगा। तो कौशल विकास पर महत्वपूर्ण टिप्पणी आजादी के बाद में हमारे प्रमुख माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ही प्रमुखता अधिक से अधिक महत्वपूर्ण माना है और उन्होंने भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण देने के लिए अधिक से अधिक पहल की है, ताकि लोगों का जन कल्याण हो और देश विकास और प्रगति पर अधिक से अधिक विकसित राष्ट्रों की ओर बढ़े। तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो विकासशील अर्थव्यवस्था है, तो हमें भी अधिक से अधिक अपने हाथ के कार्य को बढ़ाना है और तटीय क्षेत्र की ओर अग्रसर होना है, क्योंकि हमने बताया था कि जो भी विकसित राष्ट्र है वो तटीय क्षेत्र में अधिक से अधिक लोग काम करते हैं और तटीय क्षेत्र ही उनको सबसे अधिक ज्यादा आमदनी देता है। जैसे हम एक बात पुनः बताना चाहूंगा, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र से 15% हमने पढ़ा है। प्राथमिक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनमें प्रमुखता इन तीनों की प्राथमिकता के रूप में मैं बता रहा हूं, जिसके अंतर्गत देखिए फर्स्ट में हमने प्राप्त किया था 15% और सेकंड में प्राप्त किया हमने 25%। तो इस प्रकार थर्ड में हमने तटीय क्षेत्र से प्राप्त की 60%। तो प्राथमिक से तो 15% लगभग हम लिख सकते हैं, यहाँ लगभग 15% आमदनी मिल रही है और उद्योगों से द्वितीयक से मिल रही है 25% और तृतीयक से मिल रही है 60%। तो हम विकास की ओर हैं, हम विकास कर रहे हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं और विकास के लिए हमें जहां अन्य राष्ट्रों से पता लगता है कि विकसित राष्ट्रों में सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्र में लोग अधिक से अधिक संलग्न हैं। हमारे यहाँ सबसे अग्रसर लोग जो है यहाँ लगभग 50% लोग काम कर रहे हैं प्राथमिक में, जबकि विकसित राष्ट्रों में अधिक से अधिक तटीय क्षेत्र में काम करते हैं। तो हमारे यहाँ द्वितीयक और तृतीयक इन दोनों क्षेत्रों में 50% लोग काम करते हैं, जबकि अकेला प्राथमिक क्षेत्र भारत में 50% लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जबकि देश की जीडीपी में कुछ भी नहीं मिलता है, केवल 15% आमदनी मिलती है। तो इस प्रकार मैं आपको फिर पुनः कहना चाहूंगा कि हमारा लेसन नंबर 15 जो है वो कंप्लीट होता है। इसके लिए जो नोट्स हैं वो आपको तैयार करने हैं, बुक में अच्छी तरीके से दिया है और जो जो परिभाषाएं हैं उनको संपूर्ण रूप से करना है। इसी के साथ थैंक यू।